नमस्कार, मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आहे किरण सोनावणे. मित्रांनो, आपण नेहमी मराठीतून कार्यक्रम करतो, परंतु महाराष्ट्रातल्या बाहेरून अनेक जणांचे फोन वामन मेश्राम सरांची मुलाखत जर घेत असाल तर कृपया हिंदीमधून घ्या, म्हणजे संपूर्ण देशभर ती ऐकली जाईल आणि पाहिली जाईल. आणि आजचा विषय अत्यंत महत्वाचा असल्यामुळे आणि देशामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा ईव्हीएम मशीनच्या संदर्भात ज्यांनी आवाज उठवला, ज्यांनी केस नोंदवली, ते नाव म्हणजे वामन मेश्राम सर आहे. आणि त्यामुळे आजची जी मुलाखत आहे आपण त्यांच्याशी हिंदी मधून करणार आहोत. सर्वात पहिल्यांदा मी वामन मेश्राम सर, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मैक्स महाराष्ट्र में. धन्यवाद, आपका आभारी हूं. मेश्राम सर, इस देश में सबसे पहले ईवीएम मशीन को लेकर आपने पहली यानी जंग छिड़ी थी, तो आपको कब ऐसा लगा कि ईवीएम मशीन को लेकर चुनाव में बहुत गड़बड़ी हो रही है या गड़बड़ी की जा सकती है, जरा विस्तार से बताइए. मुझे ये सबसे ज्यादा 2019 के चुनाव में बड़े पैमाने पर ऐसा हुआ है, ऐसा बड़े पैमाने पर मुझे लगा. और उसकी बड़ी वजह ये थी कि उस समय बहुत सारी बातें, बहुत सारा डाटा, जिसमें सबसे अहम बात ये थी कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता. जब सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद ऐसा कहा, तब मेरा यकीन हो गया कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता. मेश्राम सर, और इसलिए मैंने इसके विरोध में सारे देश भर में जागरण अभियान शुरू किया था. हाँ, तो आपने जागरण करने के बाद भी और तमाम अभी तक हजारों आपने इंटरव्यू इस ईवीएम मशीन को लेकर दिए हैं, कई व्याख्यान दिए हैं, तो भी अभी भी लोगों में इसको लेकर संभ्रम अवस्था क्यों थी और लोग खुलकर इसके लिए आगे क्यों नहीं आ रहे थी? तो सबसे बड़ी पहले नंबर की वजह है कि भारत का जो मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इस मीडिया ने ईवीएम में घोटाला होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दिया उसकी आज तक खबर नहीं छापी. ओके. कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता. ये बात मीडिया जो भारत का है, उन्होंने इस खबर को आज तक नहीं दिखाया. सुप्रीम कोर्ट की खबर को मीडिया जो भारत का मीडिया है, उन्होंने ब्लैकआउट किया, फ्लैश आउट नहीं किया. यदि भारत के मीडिया ने इस बात को फ्लैश आउट किया होता तो भारत की प्रजा की प्रतिक्रिया अकॉर्डिंगली होती, निगेटिव होती बड़े पैमाने पर. तो पहले नंबर का अपराधी भारत का मीडिया है, जिसे मैं ब्राह्मण बनिया मीडिया मानता हूं. तो ये मीडिया में तो आई नहीं, लेकिन आप लोगों में जा रहे थे इसको लेकर. लेकिन कई जो पार्टियां हैं वो भी, और पार्टी के प्रधान नेता जो है वो भी कह रहे थे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी बड़ी नहीं होती है, और अगर होती है तो प्रूव करके बताइए. तो ये मामला कैसे होगा? मतलब प्रूव अभी तक नहीं. सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात, ये सवाल मुझे कई जगह पूछा गया. मेरा ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम में घोटाला होता है, तो किसी भी दूसरे आदमी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. हाँ, गायकवाड़ साहब, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं. ओके. सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, सारी चीजें छानबीन करने के बाद कहा, सबूतों का छानबीन किया, उन सारी बातों को छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया. और भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद कहा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता. तो भारत के दूसरे किसी भी नागरिक को ईवीएम में घोटाला होता है, इसे प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है. मेश्राम साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये यानी इस तरह का यानी निर्णय दे चुके थे, तो भी उसके बाद में ईवीएम मशीन का जो उपयोग है
भारत के तमाम चुनाव में होता रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? दो बड़े फंडामेंटल कारण है। एक, 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके ईवीएम में चुनाव जीता, 2 बार सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। ओके। ये इसका डाटा, इसके सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इकट्ठा किए और उसके आधार पर उन्होंने कांग्रेस को ब्लैकमेल किया और कहा कि यदि आपने घोटाला करके चुनाव जीता तो भारत के सारे प्रजा को हम ये सारी बातें बता देते हैं। कांग्रेस ने उनको कहा 2 बार हमने घोटाला किया, 2 बार आप घोटाला कर लेना। दो नेशनल लेवल की पार्टियां इस ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कर चुकी है, सरकार बना चुकी है, घोटाला कर चुकी है। इस वजह से ये भ्रांतियां अभी भी बनी हुई है। इसके लिए दो नेशनल लेवल की बड़ी पार्टियां जिम्मेदार है। लेकिन अभी आपने जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो नाम लिया, इस बात को लेकर, इसको प्रूव करने के लिए आपके पास क्या पुख्ता सबूत है? किस बात के लिए? ये जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के साथ में मिलजुल कर एक किया, और आपने कहा कि कांग्रेस के साथ में बीजेपी के लोगों ने किया, केस सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था। और आपको मालूम है, जब सरकार इनकी बनी तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को ये वादा किया गया था कि आप ये बात हमारे जिम्मे छोड़ दो, आपको हम फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, आप अर्थशास्त्री है, आप हमारा साथ दो। और ये वादा करने की वजह से सुब्रमण्यम स्वामी ने ये जिम्मेदारी बीजेपी के ऊपर छोड़ी और इसका फायदा लेकर बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में समझौता हुआ। और बाद में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने यह वादा पूरा नहीं किया, मगर उसको राज्यसभा का मेंबर बनाकर चुप कर दिया गया। लेकिन फिर ये बात कब कही थी, इसके क्या सबूत है? सुब्रमण्यम स्वामी ने कही थी या उसने कुछ याचिका दायर की थी कोर्ट में? क्या 2004-2009 में जब कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, तब उन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया और सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया। उसके सारे दस्तावेज हमारे पास है। तो फिर वो आगे दूसरी बात सुनिए, दिल्ली हाई कोर्ट में डालने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की केस को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के सबूत हमारे पास है। फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और ज्यादा डाटा लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, ज्यादा सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए। ओके। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फिर ये मामला कांग्रेस ने बीजेपी को कहा कि भाई आप 2 बार घोटाला करके चुनाव जीत लो, हमारे घोटाले के बारे में चुप रहो और सुब्रमण्यम स्वामी को मनाओ, ये आपका पुराना बीजेपी का आदमी है, ये प्रोफेसर आदमी है। 78 में बीजेपी के लोगों ने ही उसको भारत में बुलाया था, तो ये आपका आदमी है, आप उसको चुप करो। तो उसको चुप करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का वादा किया, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी ने उसको राज्यसभा का मेंबर बनाकर चुप कर दिया। फिर वो केस जो तो सुप्रीम कोर्ट में, उस केस का क्या हुआ? वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके आधार पर यह मामला बीजेपी के पास छोड़ दिया और बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया और फिर केस विथड्रॉ हो गया। 2000, सुनिए ना, ये इसका सबूत है, हाई कोर्ट में सबूत है, सुप्रीम कोर्ट में सबूत है, वो केसेस के डॉक्यूमेंट है, उसके जजमेंट की कॉपी है। वो जजमेंट की कॉपी हमारे पास है। बोलिए ना, फिर उस केस को विथड्रॉ कर दिया या उसकी जजमेंट आई? जजमेंट की कॉपी है। और इस तरह से क्या हुआ कि 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये जजमेंट दिया। फिर दूसरी बात क्या हुआ, ये समझौता होने की वजह से एक दूसरी बात सामने आई कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाना है तो एक और नई मशीन लगाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाई ताकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाया जा सके। जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका दूसरा मतलब यही है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने के लिए कांग्रेस बीजेपी ने जब समझौता किया तब ये बातें इस तरह से हुई। जिस चीफ जस्टिस ने ये निर्णय दिया गायकवाड़ जी, सदाशिवम ने तो जब जैसे ही समझौते के आधार पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सदाशिवम को नरेंद्र मोदी ने केरला का गवर्नर बनाया। बराबर, ये सारा का सारा मामला है, सारे सबूत है हमारे पास। ओके, तो आपने ये मुद्दा उठाने के बाद अभी समझो 2023 चल रहा है और अभी तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी वीवीएम मशीन को लेकर अभी चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं। ये मुलाकात आपके साथ करने का कारण ही यही है कि अभी ये जो सारी पार्टियां अभी क्यों चिल्ला रही है और अभी ईवीएम मशीन बैन करो या ईवीएम मशीन पर हमारा भरोसा नहीं है, ऐसी सारी पार्टियां जाकर चुनाव आयोग से क्यों कह रहे? देखो, मैं परिवर्तन यात्रा चला रहा हूं, ईवीएम में घोटाला होता है, इसके सारे सबूत जनता को बता रहा हूं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी बता रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे भी केस में जजमेंट दिया मेरे फेवर में। 100% पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया, मगर चुनाव आयोग ने नहीं किया। उसके सारे सबूत मेरे पास है। हाँ, चुनाव आयोग इस सारे घोटाले में शामिल है। पेपर ट्रेल मशीन तो लगाई ना? पेपर ट्रेल मशीन लगाई, मगर 100% नहीं लगाई, 0.33% लगाई 14 में। हाँ, 15 में नहीं लगाई, 16 में नहीं लगाई। तो फिर मैं 16 में सुप्रीम कोर्ट गया, तो फिर 17 को 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 2019 के चुनाव में 100% लगाओ। ओके, जब 100% लगाने का ऑर्डर हुआ तो बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के कहा कि भाई इसमें वामन मेश्राम ने टांग अड़ाई है, आप हमारी मदद करो। तो कांग्रेस वाले सुप्रीम कोर्ट में गए आरएसएस बीजेपी को मदद करने के लिए, और उन्होंने केस दायर की कि ये रिकाउंटिंग ना किया जाए, वामन मेश्राम के ऑर्डर के अनुसार मिलान किया जाए, ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन का मिलान किया जाए और 50% किया जाए। तो घोटाला होता है कि नहीं होता है मिलान में समझ में आएगा। मगर ये जो मिलान करने का मामला है, ये मिलान करने के लिए कांग्रेस के लोग हाजिर ही नहीं रहे। व्यवहार में ये मिलान हुआ ही नहीं। ओके, हाँ, और इस तरह से कांग्रेस ने 2019 में फिर बीजेपी आरएसएस की सरकार गुप्त समझौते के तहत बनवाई। हाँ, अब मेरे जागरण की वजह से और मेरे इस प्रचार की वजह से कांग्रेस ने पवार साहब को सामने किया। नहीं तो लोग सवाल पूछेंगे कि तुम तो घोटाले में शामिल हो, तुम क्यों शामिल हो? तो इसलिए पवार साहब को सामने किया। मेरे जागरण की वजह से ही दिल्ली में हंगामा हुआ। दिल्ली में 13 पार्टी के लोग इकट्ठा हुए, जिसमें 4 नेशनल लेवल की पार्टियां थी। बराबर, मेरी वजह से ऐसा हुआ। जब मैंने शुरू किया था गायकवाड़ जी, लोग मुझे पागल कहते थे, अरे वामन मेश्राम पागल हो गया। मगर आज जो है 4 नेशनल लेवल की पार्टियां, 9 रीजनल पार्टियां और बहुत तमाम 22 पार्टियां इस बात को मानती है। हाँ, तो फिर अभी आगे समझो। हाँ, अभी मेरा यह कहना है कि यदि चुनाव आयोग ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया और इस पर हंगामा होने वाला है, हम खुद हंगामा करने वाले, भारत बंद करने वाले। हाँ, इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं भारत बंद की। नहीं, लेकिन फिर आगे आपका कदम, अभी तो ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगा चुके हैं, तो और क्या चाहिए इसके अंदर? पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया, मगर वो अब मिलान करने की बात आ गई है। कांग्रेस ने धोखाधड़ी किया। मिलान से फ्री फेयर एंड ट्रांसफर नहीं हो सकता, रिकाउंटिंग से हो सकता है पेपर ट्रेल मशीन के। उसको कांग्रेस ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने मिलकर रोक लगा दिया। हाँ, इस वजह से मिलान करने से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, रिकाउंटिंग से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो सकता है पेपर ट्रेल का। मगर कांग्रेस ने आरएसएस की मदद करने के लिए मिलान करने का मामला लाया। 8 अप्रैल 2019 को दूसरा जजमेंट आ गया, मेरा जजमेंट दूसरे नंबर पर पीछे चला गया।
तो लेकिन जिस तरह तो मैं से अभी ये सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला हूं, मैं जनता में भी जाकर ये सारी बातें बता रहा हूं। लेकिन ये जो भाजपा और कांग्रेस की मिलान से ये सब घोटाला हुआ ये आप कह रहे हैं, लेकिन वो पार्टी अभी राजनीति में देखा जाए तो एक दूसरे के खिलाफ बड़ी यानी कट्टरता से लड़ रहे हैं, बड़ी जंग लड़ रहे हैं। ये कैसे क्या आप बोलते हैं उनके में समझौता है? देखो, राजनीति में अगर दो ब्राह्मण पार्टियां है, कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है, अगर कट्टरता से लड़ते हुए शो नहीं करेंगे, मीडिया में शो नहीं करेंगे, आपको पता है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जाकर के आप वहां कैंटीन है जाके देखो, बीजेपी और कांग्रेस के लोग एक ही टेबल पर बैठकर मुर्गी खाते हैं। हाँ, पार्लियामेंट के कैंटीन में दोनों ही एक टेबल पर बैठकर ही मुर्गी खाते हैं, मटन खाते हैं। ठीक है। हाँ, नहीं लेकिन तो फिर ये अभी बाहर तो शो करना पड़ेगा ना, हम कांग्रेस के विरोध में हैं, हम बीजेपी के विरोध में हैं। ऐसा करने से तो वोट का ध्रुवीकरण होता है, इससे तो फायदा होता है। अभी जो राहुल गांधी के मामले में जो गुजरात कोर्ट का फैसला आया हुआ है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? 2 साल की उनको सजा लगा दी है। वो जो कोर्ट है उसने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर फैसला दिया। ये भाषण कर्नाटक में हुआ था, तो कर्नाटक में केस चलना चाहिए था, गुजरात के कोर्ट ने फैसला दिया ये क्षेत्राधिकार के बाहर है। उन्होंने गलत काम किया, सूरत के कोर्ट ने, उसके क्षेत्राधिकार में, ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है मामला। घटना कर्नाटक में हुई तो कानून के अनुसार केस कर्नाटक में होना चाहिए था। लेकिन गुजरात में अगर हो गई है और गुजरात ने फैसला भी कर दिया है तो अभी वो जज ने पहले ये निर्णय देना चाहिए था कि ये केस का ज्यूरिडिक्शन सूरत है या नहीं है। इस पर जज ने फैसला ही नहीं दिया। हाँ, उस जज को पहले ये निर्णय देना चाहिए था कि ये केस का ज्यूरिडिक्शन सूरत है या नहीं है। इस पर उसने जजमेंट ही नहीं दिया। बराबर। लेकिन इसलिए फिर ये अभी पॉलिटिकल मोटिवेटेड जजमेंट है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वो इस आधार पर कह रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन अभी तो डिफेमेशन के केस में राहुल गांधी को सजा तक सुना दी गई है, दोषी करार देते हुए। तो अभी इसका हाँ, दिया गया है। और वो उसकी तो अभी कल हियरिंग है अहमदाबाद हाई कोर्ट में, वो स्टे हो जाएगा। स्टे हो जाएगा। हाँ, मेरा यकीन है। तो लेकिन अभी ये जो सब जंग चल अगर रही है, अहमदाबाद हाई कोर्ट, सुनो, अगर अहमदाबाद हाई कोर्ट स्टे नहीं करता है तो इमीडिएट 72 घंटे में सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। तो ये 30 दिन का जो समय उनको दिया हुआ है, वो 30 दिन में उनको समय देंगे या वो कुछ 10-15 दिन में ही सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दे, मतलब वो सब सारा स्टे हो जाएगा। आप देखते रहो। लेकिन ये जो ऐसा लगता है क्या कि ये जो सब अभी आजकल कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं, ये इस फैसलों को लेकर लोगों में अलग अलग तरीके के शंकाएं उपस्थित हो रही है, क्या ये सही है? स्वाभाविक, नेचुरली लोगों के मन में आ रहा है। मैं खुद मेरे मन में शंका आई कि सूरत के कोर्ट को पहले ज्यूरिडिक्शन डिसाइड करना चाहिए था कि कर्नाटक में दिए हुए भाषण पर सूरत के कोर्ट को फैसला देने का अधिकार है या नहीं है। जब कोर्ट को कर्नाटक में कोर्ट है तो ये लोग कर्नाटक में क्यों नहीं गए? बराबर। तो आने वाले समय में अभी आज जो बीजेपी और कांग्रेस आपस में जिस तरह से जंग लड़ रही है और आप एक तीसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसका आगे चल के क्या नतीजा आने वाला है? क्या आप 2024 के चुनाव में हम लोग बीजेपी को चुनाव जीतने में मतलब बहुत बड़ा अवरोध खड़ा कर देंगे। 500 लोकसभा में हमारी ताकत है, हमारे पास 50,000 से लेकर 1 लाख तक वोट है। हाँ, और 5,000 से लेकर 25,000 50,000 में 200-300 सीटें जीती है। ठीक है। अगर तो 200-300 सीटों में अगर हम इधर उधर कर लेते हैं तो सरकार दिल्ली में नहीं आएगी बीजेपी की। लेकिन फिर अभी आप यानी आने वाले समय में चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, मगर हमारी मित्र लोगों की पार्टियां है, हम उनका समर्थन करेंगे। कौन से बीजेपी मित्र को परास्त करने के लिए अगर 1 to 1 चुनाव लड़ा जाता है
तो हमारे मित्र लोगों की पार्टी भी उस गठबंधन महागठबंधन में सहभागी होगी। लेकिन कौन है आपकी मित्र पार्टियां? वो अभी उचित समय पर बताया जाएगा। लेकिन ये तो फिर आप यानी राजनीति को लेकर यानी जो बातें चल रही है कि जब समय आता है तो वामन मेश्राम जी अपने पत्ते अलग तरीके से खोलते हैं और बीजेपी को मदद हो जाती है। लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है, मुझे अपने लोगों की लड़ाई लड़ने का अधिकार संविधान ने दिया है, तो हमारे लोगों के हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ना जरूरी है वो लड़ेंगे। मगर 2024 में बीजेपी को हरवाने का हमारा एजेंडा है, मगर सेंट्रल में कांग्रेस को लाया जाए, इससे मैं सहमत नहीं हूं। तो ये जो तीसरे मोर्चे का जो चल रहा है, ममता बनर्जी बात कर रही है, शरद पवार बात कर रहा है और कांग्रेस को लेकर तीसरा मोर्चा बनाने की जो बात चल रही है या एक ही पार्टी 1 to 1 बीजेपी को फाइट दी जाए, ये जो बातें राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है, इस बात से आप सहमत है या इसके विरोध बहुत सारी पार्टी के लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, मैं अभी प्री मैच्योर्ड ये बात नहीं बता सकता। तो बहुत सारे संपर्क कर रहे हैं, राजनीतिक दल के लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आने वाले अभी जो यानी बीजेपी राहुल गांधी को लेकर प्रचार कर रहे हैं कि वो ओबीसी विरोधी है, ओबीसीओ का अपमान किया है उन्होंने गुजरात केस के फैसले के बाद में, और पूरे देश भर में उस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये अपना ये जो राहुल गांधी है ओबीसी विरोधी है। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और भाजपा ने 52% ओबीसी के लोगों की गिनती नहीं की, वो जानवरों की गिनती की, मगर ओबीसी की गिनती नहीं की। सबसे बड़ा अपमान नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने, आरएसएस ने ओबीसी का किया। वीडियो की गिनती कर रहे, जानवरों की गिनती कर रहे, ओबीसी की नहीं कर रहे। बीजेपी के आरएसएस के लोगों ने सबसे बड़ा ओबीसी का अपमान किया। बराबर। तो फिर अभी जो राहुल गांधी के लेकर बहुत सख्ती से बीजेपी उनके खिलाफ एक प्रचार खोल दिया है, तो उसको आपको लगता है कि राहुल गांधी ये अड़चन हो रहे बीजेपी को, या उनके सामने उनकी छवि उभर रही है देश भर में ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद? ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की मामला है। जब बीजेपी कांग्रेस के विरोध में ज्यादा बड़े पैमाने पर हंगामा करती है तो बीजेपी को फायदा होता है, और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी फायदा होता है। तो इनकी जो तुरंत जो चुनाव आयोग ने उनकी जो अभी सांसद का जो पद था वो बर्खास्तगी कर दी है, इस बारे में क्या कहना आपको कि सही फैसला हुआ है, क्या हुआ? मुझे कानूनन कोई ज्यादा जानकारी नहीं है कि कितने दिन में बर्खास्त करना चाहिए, मगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे लगा देता है तो वो स्टे हो जाएगा, यानी उनको फिर से सांसदी बच जाएगी, सांसदी बच जाएगी। हाँ, उनको बहाल हो जाएगा। तो अभी देश में आप बहुजन नारे को लेके चलते हैं, बहुजन राजनीति को लेके करते हैं, तो आने वाले समय में आप बहुजन राजनीति कहां देखते हैं? क्योंकि बहुजनों की पार्टियां छोटे छोटे हर एक राज्य में छोटे छोटे बनकर एक दूसरे के पैर में पैर अटका के बैठी हुई है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हम लोग बना रहे हैं, जिसमें लगभग 20-25 राज्यों में ऐसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के छोटे छोटे दल है। ऐसे लगभग 100-150 दल हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल होने वाले हैं। तो महाराष्ट्र में क्या आपकी स्थिति है? महाराष्ट्र में आप किसके साथ जाने वाले हैं? कुछ प्रकाश अंबेडकर जी के साथ बात हो रही है, जोगेंद्र कवाड़े से, रामदास आठवले, या किन लोगों से बात हो रही है? रामदास आठवले से बात नहीं हो रही है, बाकी तमाम संगठनों से हो रही है। प्रकाश अंबेडकर जी से, रामदास आठवले छोड़कर सभी से बात हो रही है। प्रकाश अंबेडकर जी से आपकी बात हुई है क्या, और कब हुई? सभी लोगों से बात हो रही है, अभी बात डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे? उनके लोग ही हमसे संपर्क कर रहे हैं। तो प्रकाश अंबेडकर जी से बात तो आगे ये जो बहुजन की राजनीति आप करने जा रहे हैं उसका चेहरा क्या होगा, और किन मुद्दों पर कौन से मुद्दों को लेकर, कौन सा एजेंडा लेकर आप सामने आने वाले?
SC ST OBC माइनॉरिटी के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसका कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाया जाएगा। क्या मुद्दे क्या रहेंगे सर उसमें? SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो नेशनल मुद्दे, अनसॉल्व्ड मुद्दे हैं, अनरिजॉल्व्ड मुद्दे हैं, उसको प्रोमिनेंटली इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला जाएगा। ओके, मतलब SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय हाँ, स्तर पर जो समस्याएं हैं, हाँ, उसको लेकर हाँ, आप यानी वो एजेंडा लेकर लोगों में जाने वाले हैं। और हाँ, आपके पास अभी समझो क्षेत्रीय 100-150 पार्टियां जुड़ रही है, आपको छोटी बड़ी। हाँ, 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 हाँ। तो इसका ऐलान और इसके बारे में कम से कम 20-22 राज्यों में 150 के लगभग संगठन हैं। हाँ, तो इसका ऐलान और इसको लेकर पहला आगाज आप कब करने जा रहे हैं और इसके तहत ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दिल्ली में 10 लाख लोगों की रैली होगी। ओके, और आपने कहा कि आप ईवीएम को लेकर महाराष्ट्र या देश बंद करने का ऐलान करने वाले, वो कब का कार्यक्रम है उसको लेकर बताइए। वो हमने ऐलान कर दिया, यदि चुनाव आयोग ने ईवीएम में सुधार नहीं किया तो भारत बंद अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में कर देंगे। ये सारी तुरंत देश की राजनीति अब देखी जाए और देश का माहौल देखा रहा है, तो सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने में सरकार लगी पड़ी है और पूंजीपति और धर्मवादी नेताओं का समर्थन करने में लगी पड़ी है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जैसे अदानी के ऊपर सरकार बात करने को तैयार नहीं, आरएसएस बीजेपी के लोग बिल्कुल भी धर्मवादी नहीं है। ये सबसे ज्यादा धर्म विरोधी लोग है, ये मानवता विरोधी लोग है, ये इंसानियत विरोधी लोग है। ये जो ब्राह्मणवाद है, ये इंसानों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटने वाली विचारधारा है। हिंदुत्व शब्द का प्रयोग इस हत्यारी विचारधारा को पर्दा डालने के लिए हिंदुत्ववाद कह रहे हैं। ये असली ब्राह्मणवाद है। तो आपकी क्या व्याख्या है हिंदुत्ववाद की? मेरा हिंदुत्ववाद का विचार ही नहीं है, जिनका है वो बता सकते हैं। मैंने उनकी व्याख्या को समझ लिया कि ये ब्राह्मणवाद पर पर्दा डालने के लिए हिंदुत्व का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग इसीलिए हिंदुत्व का शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, हम ब्राह्मणवाद का शब्द यूज करते हैं। तो इतने सालों से आप ये सब यानी लोगों में जा रहे, व्याख्यान कर रहे हैं, लाख हजारों की सभाएं ले रहे, फिर भी लोगों में अभी तक मैंने जागृति नहीं आ रही है। बहुत सारे ओबीसी है, माइनॉरिटीज लोग हैं, आज भी भाजपा में है, कांग्रेस में है और तमाम आप जिनको ब्राह्मणवादी पार्टी कहते हैं। देखो, हमने 3.5-4 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर नागपुर में लेके गए थे। हम लोग राष्ट्रीय स्तर का बड़ा विकल्प SC ST OBC माइनॉरिटी का खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी के तहत तो मैं आपको बता रहा हूं कि 100-150 संगठन का एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनने जा रहा है। ये दिसंबर तक आ जाएगा सामने। ठीक, तो अभी आप SC ST OBC को क्या कहना चाहोगे? कि इन लोगों को अपना विकल्प खड़ा करना चाहिए और दूसरों का पिछलग्गू बनना छोड़ना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद वामन मेश्राम जी, आपने मैक्स महाराष्ट्र के साथ चर्चा की, संवाद किया और बहुत अहम मुद्दे पे हमने चर्चा की। और वो मुद्दा ये था कि ईवीएम को लेकर, क्योंकि इस देश में ईवीएम को लेकर सबसे बड़ी और लंबी लड़ाई अगर किसने लड़ी होगी तो वो एकमात्र नाम है वामन मेश्राम जी। और हम हर बार उनको इस मुद्दे को लेकर उनसे बात करते हैं और उन्होंने साफ तौर पे इसकी पूरी जो ऐतिहासिक बात है वो बताई और किस तरह से घोटाला और किस तरह से कांग्रेस और भाजपा के बीच में इसका समझौता होकर ये राजनीति चल रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कि ईवीएम मशीन को लेकर फेयर, ट्रांसपेरेंट और सही चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो ईवीएम मशीन को लेकर जो चुनाव हो रहे हैं वो सही नहीं हो सकते, ये खुली बात है। आपने वामन मेश्राम जी की बातें सुनी है, आपको क्या लगता है? आप खुले दिल से कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को रख सकते हैं और देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र। और मुझे इजाजत दीजिए, नमस्ते।